हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का चैप्टर 1 शॉर्ट फिनिश करते हैं। आज हम धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, धातुओं की प्राप्ति एवं उनके संचारण आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान में 118 तत्व हैं। इनमें 90 से अधिक धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं, जिसका हम अध्ययन सबसे पहले धातु का करेंगे। पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, लोहा Fe, एल्यूमिनियम Ai, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba धातुएं हैं। अब धातुओं के उपयोग देखेंगे हम। धातुओं का उपयोग इमारत, पुल, रेल पटरी को बनाने में, हवाई जहाज में, समुद्री जहाज, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले बर्तन, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम अधातुओं को अध्ययन करेंगे। जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं एवं ध्वनिक नहीं होते, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि अधातुएं हैं। अब अधातुओं के उपयोग। अधातुओं में ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। धातुओं और अधातुओं में अंतर। धातुएं मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर ठोस रूप में होते हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में व्यापक, ब्रोमीन तरल अधातु। धातुएं तन्य और आघातवर्ध होते हैं। अधातुएं तन्य और आघातवर्ध नहीं होती हैं। धातुएं ध्वनिक और चमक दर्शाने वाले गुण होते हैं। अधातुओं में ध्वनिक नहीं होती और चमकहीन होती हैं। धातुएं सामान्यतः उच्च घनत्व, लेकिन सोडियम और पोटासियम का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व अपेक्षा कम होता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय उभयधर्मी होते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। अधातु ऑक्साइड तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। धातु ऑक्साइड आयनिक होती हैं। अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी होते हैं। धातु के भौतिक गुण। भौतिक स्थित धातुएं सामान्यतः ठोस तथा कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। अपवाद: मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हथेली पर रखने पर ये धातुएं पिघलने लगती हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व का तथा गलनांक भी कम होते हैं। चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। आघातवर्धता। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। सोना, चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर तथा
कॉपर अच्छे चालक हैं। अपवाद, लीड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ध्वनिक, सामान्यतः धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष आवाज उत्पन्न करती हैं, अतः उन्हें ध्वनिक कहते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक स्थिति, अधातुएं सामान्यतः या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। नोट, अपवाद, ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव्य होती है। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अपवाद, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आघातवर्ता, अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं अतः इन्हें पीटने पर ये टूट जाती हैं। तन्यता, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। चालकता, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नोट, अपवाद, कार्बन का पररूप हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, कार्बन का पररूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का वायु में दहन वे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। सामान्यतः धातुओं का वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन प्लस धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2Cu प्लस O2, फिर ये बनेगा 2CuO, कॉपर ऑक्साइड में ये बन जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम 4Ai प्लस 3O2, ये बनेगा 2Ai2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइडों के गुणधर्म। सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होने का तात्पर्य इनके अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करने से है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। अम्ल तथा क्षारक के एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है, जैसे Al2O3 प्लस 6HCl, ये बनेगा AlCl3 प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 2NaOH, ये बनेगा 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुल कर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O प्लस H2O, अब ये बनेगा 2NaOH। अब K2O प्लस H2O, अब ये बनेगा 2KOH। अब उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। अब सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल, ये बनेगा धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस जल
अब ये बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड में। अब इसके उदाहरण, पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज उष्मा से क्षेपी होती है तथा इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। 2K + 2H2O। अब ये बनेगा 2KOH + H2 ऊष्मीय ऊर्जा प्लस, अब 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2 ऊष्मीय ऊर्जा। अब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। ये उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब Ca + 2H2O, अब ये बनेगा CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस H2। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। 2Al + 3H2O + Al2O3 + 3H2O, 3Fe + 4H2O, फिर ये बनेगा Fe3O4 + H2। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगल, लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल, अब ये बनेगा लवण और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती हैं। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड Na2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम Mg मैग्नीज Mn अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। अब विभिन्न धातुओं के तनु अम्लों के साथ जैसे HCl क्रिया करने की दर निम्नलिखित MgAl, Zn, Fe, कॉपर तनु HCl साथ के अभिक्रिया नहीं करता है। अब धातु लवणों के विलीन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो ये धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातु A + B का लवण विलयन A का लवण विलयन B धातु B। सक्ता श्रेणी वे सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, Na उससे कम है, Ca उससे कम है, Mg उससे कम है। ऐसे घटते अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी कि घटते क्रम में लिखा जाता है। सबसे ऊपर पोटेशियम है और फिर उससे नीचे सोडियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील Au यानी गोल्ड है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूर
मजबूत स्थित विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों को फिर से एक चीज़ बताता हूँ। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलकर घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के विद्युत का चलन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों गति संभव नहीं होती, लेकिन गलित या जलीय अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं एवं विद्युत का चलन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपट धातुओं का मुख्य स्रोत है। खनिज। पृथ्वी की भूपट में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। अब क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, निम्न अपक्रियाशील धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सख्ता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर, तांबा आदि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सख्ता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमीनियम इतनी अधिक अपक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण निम्न चरणों में होता है। नंबर 1, अयस्कों का समृद्धीकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। नंबर 2, सख्ता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए सिनाबार, HgS, मरकरी पारद का एक अयस्क वायु में गर्म करने पर ये सबसे पहले mercuric ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर mercuric ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। 2HgS + 3O2 तापन। अब ये बनेगा 2HgO + 2SO2। 2HgO तापन, ये बनेगा 2Hg + O2। सख्ता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः कार्बोनेट व सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। भाजन। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तापन। जिंक सल्फाइड अयस्क का भर्जन। 2ZnS
प्लस 3O2 तापन ये बनेगा 2ZNO प्लस 2SO2। निस्तापन कार्बोनेट गैस को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तापन जिंक के कार्बोनेट गैस का निस्तापन ZnCO3 तापन अब ये बनेगा ZNO प्लस CO2। अपचयन कार्बन जैसी उपयुक्त अपचय का उपयोग कर पाचन या निस्तापन से प्राप्त धातु ऑक्साइडों से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। ZnO प्लस C तापन अब Zn प्लस CO। धातु निष्कर्षण में विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al एरो ये बनेगा 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। सख्ता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होते हैं। अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। जैसे कैथोड पर Na प्लस E पर माइनस Na, एनोड पर 2Cl माइनस प्लस एरो Cl2 प्लस 2E इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एल्यूमीनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन से एल्यूमीनियम प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है तथा उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित होती है। अम्लीय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब संक्षारण। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थों मुख्यतः ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आकर क्षय होना प्रारंभ हो जाती है तो इसे संक्षारण कहते हैं। सिल्वर का संक्षारण खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ऐसा सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S की परत बनने के कारण होता है। कॉपर संक्षारण। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से अभिक्रिया के कारण अपनी भूरी रंग की चमक धीरे धीरे खो देता है तथा इस पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहा का संक्षारण। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग Fe2O3 NH2O कहते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा। धातुओं पर पेंट करके तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एसिड लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका या धीमा किया जा सकता है। एसिड लेपन। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाना एसिड लेपन कहलाता है। मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं कभी कभी अधातु भी उपस्थित होता है के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं।
इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते Cu एवं Zn की मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन Cu एवं Sn की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सोल्डर ए शीशा और टिन Pb एवं Sn का मिश्र धातु जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।